नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ आर्ट। तो आइए देखते हैं कि आर्ट के क्या क्या क्षेत्र है जहाँ पे आर्ट को हम यूज़ कर सकते हैं या आर्ट हमें देखने को मिलती है। तो उन क्षेत्रों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे सोर्सेज, इसके सोर्सेज के बारे में, मतलब कि कला के ऐसे कौन से स्रोत हैं जहाँ से हमें कला के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, कला के बारे में जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय की कला किस तरह की थी और वर्तमान में आज जो इसका आधुनिक रूप जो हम देख रहे हैं, यहाँ तक जो है वो कला कैसे पनपी या कैसे उसका विकसित रूप आज हमारे सामने है। तो उसी चीज़ के बारे में, तो सबसे पहले हम इसके सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, तो कि इसके स्रोत कौन कौन सी है। तो सोर्सेज ऑफ आर्ट यानी कि कला के स्रोत, जैसा कि आप सभी को पता है कि कला अध्ययन के स्रोत से अभिप्राय उन साधनों से है जो प्राचीन काल इतिहास के ज़माने में सहायता देते थे। भारत की चित्रकला के अध्ययन से स्रोत निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। तो सबसे पहले इसको जो है 7 भागों में बांटा गया है, जो आगे इस प्रकार से है। तो सबसे पहले जो इसका जो मेन जो स्रोत है तो वो है कि ऑटोबायोग्राफी और हिस्ट्री ऑफ किंग्स, मतलब आत्मकथाएं या राजा रानी का इतिहास। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि प्राचीन काल में बहुत से राजा महाराजा बहुत ही कला प्रेमी थे और उनको जो है कला के साथ बहुत ज़्यादा अधिक लगाव था और वे अपने कला प्रेम को अपनी आत्मकथाओं में अभिव्यक्त किया करते थे। उसका उदाहरण हमें मुगल काल के राजा महाराजाओं से मिलता है। बाबर की आत्मकथा बकायत ए बाबरी और जहांगीर की आत्मकथा तुजुक्के जहांगीरी तथा अकबर के समय की अबुल हसन ने जो लिखी है आईने अकबरी की रचना है, जिसमें उन्होंने उस समय की आत्मकथाओं का वर्णन किया है और साथ ही जो उस समय की जो कला रही है, उनकी समकालीन कला जो रही है उसके बारे में भी हमें उनकी आत्मकथाओं में कला के बारे में ज्ञान मिलता है कि उस समय के जो है कलाकार कैसे हुआ करते थे और उस समय की कला कैसी हुआ करती थी। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें जो इनकी जो आत्मकथाएं हैं या जो जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथाएं हैं, उसी के बिहाफ पे हमें भी कला की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस समय की कला कैसी हुआ करती थी। नंबर 2, आगे हम बात करते हैं इसके धार्मिक ग्रंथ की। तो रिलीजियस बुक्स यानी कि धार्मिक ग्रंथ जैसे कि आपके वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि तथा बौद्ध धर्म के भी अनेक ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें धार्मिक ग्रंथों में से हमें कला के विषय में बहुत जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और नाट्यशास्त्र में भी कला शब्द का प्रयोग शिल्प और कला दोनों के लिए प्रयोग किया गया था। इस प्रकार धार्मिक ग्रंथ से भी हमें कला के विषय में भरपूर जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जो भी हमारे पास धार्मिक ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, तो इनसे भी हमें जो है उस समय की कला के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस समय की लोगों का जो कला के प्रति रुझान था वो किस तरह का था और उस समय लोग जो है या जो कलाकार हुआ करते थे वो कैसे अपनी कला को निभाते थे या कैसे अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। तो ये सभी चीज़ें हम धार्मिक बुक के से भी हमें पता चलता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सील्स एंड कॉइन यानी कि मोहरे एवं मुद्राएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्राचीन काल की जो मुद्राएं एवं मोहरे जो हुआ करती थी, तो उसमें भी जो है निहित कला से हमें उस समय की कला के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आपने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा का नाम सुना होगा, जो कि सिंधु घाटी के 2 प्रमुख नगर रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमें मोहरे और जो मुद्राएं जो हमें वहाँ से प्राप्त हुई है, स्टैंप जो हमें वहाँ से मिली है, तो उसमें भी जो है वहाँ की किसी न किसी आकृति, किसी न किसी पशु मानव चित्रण हमें देखने को मिला है। तो वो कहीं ना कहीं उस समय की कला के बारे में हमें बताती है कि उस समय के लोग जो है कला के कितने लोकप्रिय थे कि अपने स्टैंप और मुद्राएं या मोहरों में भी जो है कला का प्रयोग किया करते थे। तो उसमें अंकित वो पशु, मछली, आकृति आदि की जो मोहरें थी उसका वो प्रयोग किया करते थे। इसी के साथ साथ मुगल कालीन या जहांगीर के समय की जो भी मुद्राएं हैं, कॉइन्स जो हमारे पास उपलब्ध हुए हैं, उसमें भी जो है कला शैलियों का परिचय हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी ऐसी हैं, ये कला के ऐसे स्रोत हैं जहाँ से हमें उस समय की कला के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो किस तरह से अपनी कला का बखान किया करते थे, या मुद्राओं और मोहरों के से भी हम कला के बारे में जानकारी मिलती है।
इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऐतिहासिक ग्रंथ, मतलब हिस्टोरिकल बुक्स। तो प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने राज्यकाल की घटनाओं को लिखवाया करते थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि वे जब भी वो कहीं युद्ध पे जाते थे या कहीं किसी क्षेत्र में जाते थे, तो वो साथ साथ जो है, जो भी युद्ध का जो भी घटनाक्रम होता था, युद्ध का जो भी वर्णन होता था, तो वो साथ साथ उसी घटना को जो है लिखवा के किया करते थे। और उस समय जो भी जो है घटना होती थी या जो भी दृश्य होता था, तो उसको वो पेंटिंग के ज़रिए भी जो है वो चित्रित किया करते थे। तो इसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलता है। वैसे तो बहुत से प्राचीन पुस्तकें ऐसी है जो नष्ट हो चुकी हैं, ऐसे बड़े बड़े लेख हैं जो नष्ट हो चुकी हैं, जिसके बारे में हमें सही से जानकारी नहीं है, परंतु फिर भी कुछ ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं, प्राचीन हिस्टोरिक ऐसे ग्रंथ है कोई कि जिसके बिहाफ पे हमें उस समय की कला के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये भी एक हमारे पास एक पॉइंट है कि यहाँ से भी हमें कला के स्रोत, सोर्सेज ऑफ आर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, मतलब यात्रियों का वृत्तांत। जैसा कि आप सभी को पता है कि समय समय पर अनेक विदेशी यात्री भारत आए, उन्होंने भारत में जो कलाकृतियाँ देखी उनका विवरण भी दिया। जैसे चित्रगुप्त मौर्य के समय की कलाकृतियों का वृत्तांत मैगजीन्स, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का वृत्तांत फायान ने, तथा तिब्बतीय इतिहासकार लामा तारानाथ ने भारत के बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया और भारतीय कला शैलियों का पर्याप्त विवरण अपने लेखों में दिया, जिसको पढ़कर भी हम कला के विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत से ऐसे जो है यात्रियों का वृत्तांत है, बहुत सारी ऐसी बुक्सें हैं जो भी यहाँ पे लोग आए, घूमने के लिए आए या किसी और उद्देश्यों से आए, तो उन्होंने जब यहाँ की कला को देखा तो उन्होंने सभी ने अपना वही समकालीन जो कला थी, समकालीन जो यहाँ के जो राजा महाराजाओं का जो भी रहन सहन था, सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी बुक्स में, अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने उस चीज़ का अनुभव करके उन्होंने लिख दिया। तो उसी को अगर हम जो रीड करते हैं तो वहाँ से भी हमें कला के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस समय की कला कैसी थी और आज उसका जो है, जो उसका विकसित रूप जो हम आज देख पा रहे हैं, वो कैसे वो यहाँ तक पहुँच पाया। तो उसके लिए ये भी इस चीज़ का एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो है शिलालेख, मतलब इंस्क्रिप्शंस। तो शिलालेखों पर अंकित कला में कई प्राचीन शिलालेख जैसे कि बादामी हो गया, अजंता तथा बाग आदि जो गुफाओं से प्राप्त होते हैं, इनमें इनकी कला शैली का ज्ञान होता है। महाराजा अशोक ने भी अपने समय में बहुत सारे ऐसे शिलालेख खुदवाए थे जिसमें जो है उस समय की कला के बारे में बखान किया गया था या इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इसके अलावा मौर्यकालीन मूर्तिकला आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता है कि उस समय की कला किस तरह की थी। तो हमें, जैसे कि आपने देखा होगा कि अजंता, एलोरा, बादामी जो भी ये गुफाएं हैं, जो भी ये केव है, तो वहाँ पे भी जो है आप पत्थरों के ऊपर जो है उन्होंने लेख लिखे हुए गए थे और उसमें जो है लिपियों के थ्रू या कुछ चित्रों के थ्रू जो है हमें उस समय की आर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह से जो ये शिलालेख है तो उससे भी हमें कला के बारे में जानकारी मिलती है। इसके लास्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पॉइंट है ओल्ड रूइंस, मतलब प्राचीन खंडर। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राचीन समय के ऐतिहासिक, चाहे वो भवन हो, चाहे वो धार्मिक स्मारक हो, मंदिर हो या कोई पुराने मकान हो को, तो क्या है कि उसमें अगर हम जो खुदाई करते हैं या सफाई के दौरान हमें ऐसे बहुत से चित्र मिले हैं, वैसी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है जिनसे प्राप्त कला शैली से हमें वहाँ प्राचीन समय की कला के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो रही है। अतः यह भी एक स्रोत है जहाँ से हमें कला के विषय में जानकारी पता चलती है। आपने देखा होगा कि कई प्राचीन जो भवन होते हैं उनकी नक्काशी इस तरह से की गई होती है जो वर्तमान में जो हमारे मकान होते हैं, भवन होते हैं, उससे बहुत ही अलग होती है। तो उस समय के भवन निर्माण की व्यवस्था से या जो आज की, इससे भी हम समझ सकते हैं कि पहले के लोग जो है कला के प्रति कितने जो जागरूक थे, तो किस तरह से वो अपने भवनों का निर्माण किया करते थे और किस तरह से उन्हें जो है अलंकृत किया करते थे। तो ये सभी चीज़ें हमें प्राचीन खंडरों से, प्राचीन जो भी भवन या स्मारक, जो मंदिर जो कि काफ़ी पुराने हैं, तो उनकी जो है रूपरेखा से भी हम उस समय की कला शैली के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसके 7 पॉइंट और जिसके बाद
जो है या जो इसकी सोर्सेज थे कि यहाँ से हमें जो है कला के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम आगे इसी में बात करते हैं स्कोप ऑफ आर्ट की। कला का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये इसका विस्तृत क्षेत्र है। अनेक प्रकार से कलाकार अपनी कला दिखा सकता है। कला शब्द तो छोटा है परंतु इसका विस्तार बहुत ही लंबा चौड़ा है। इसके द्वारा कलाकार दर्शकों एवं श्रोताओं को अपनी क्रिया में इतना मुग्ध कर ले कि दर्शक श्रोता सब कुछ भूलकर कला में ही घुल मिल जाए। जैसे संगीत कला होगी, नृत्य कला होगी, वास्तुकला होगी, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि। कला के क्षेत्र के बारे में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी हमने जो बात की थी। परंतु कला की व्यापकता के आधार पर कला का वर्गीकरण 4 भागों में विभक्त किया गया था। पहले जो पहला भाग है फाइन आर्ट, जिसको हम कहते हैं ललित कला, और दूसरा है विजुअल आर्ट, दृश्य कला, डेकोरेशन आर्ट, सुसज्जा कला, और परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि निष्पादन कला। तो इन्हीं 4 क्षेत्रों को हम जो है, इन्हीं 4 पॉइंटों को हम जो है अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइन आर्ट के बारे में। फाइन आर्ट जिसे कि ललित कला भी कहा जाता है। ललित कला को या जो है कला को बांटना बहुत ही मुश्किल है। तो वैसे मनोवैज्ञानिक आधार पर इसके जो 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले है ऑर्नामेंटल आर्ट, मतलब अलंकरण कला। तो अलंकरण कला वे कला होती है, ललित कला में इन्होंने अलंकरण कला उस कला को रखा है जिसमें हम जो है किसी भी पेंटिंग को सजाते हैं, संवारते हैं, उसका जो है रूप, उसके रूप को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। चाहे वो आपकी चित्रकला हो, चाहे वो आपकी पोइट्री कला हो, जिसमें पोइट्री कला में हम अलंकरण करके, मतलब उसमें छंद, रस आदि, या जिसमें हम जो लय, सुर, ताल हम उसमें डाल के हम उसको जो है काफ़ी अच्छा हम उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ऐसी कला को हम इसके अंतर्गत मान सकते हैं। इसके जो दूसरे पॉइंट में है वो है एग्जाम्पलरी आर्ट, यानी कि अनुकरणीय कला। अनुकरणीय कला जैसे कि आप सभी को पता है कि जिसमें हम किसी का अनुकरण कर रहे हैं, किसी की नकल कर रहे हैं। चाहे वो आपकी पेंटिंग हो, पेंटिंग में भी हम किसी की पेंटिंग को देख के हम उसका अनुकरण करते हैं। चाहे वो आपकी शिल्प कला हो, मूर्ति कला हो, चाहे स्कल्पचर हो, मतलब जिसमें हम किसी भी आर्ट का, किसी भी कला का अनुकरण करते हैं, तो वे सभी कलाएं जो है वो एग्जाम्पलरी आर्ट के अंतर्गत आती है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं सॉलफुल आर्ट। सॉलफुल का मतलब होता है आत्मा विव्यंजक कला, मतलब इसमें हम क्या है कि अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करते हैं। तो ऐसी कला को हम सॉलफुल आर्ट के अंतर्गत मानते हैं। जैसे कि हम पेंटिंग भी इसमें आ सकती है कि पेंटिंग के थ्रू भी हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे मन में जैसे भी भाव है, जैसे भी खुशी का भाव है, दुख का भाव है, तो हम वो चीज़ सभी जो है वो पेंटिंग के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 3 पॉइंट ऐसे थे जिसको हमने इस चीज़ में डिस्क्राइब किया। अब इसी में ही आगे हैं कि आर्ट ऑफ फॉर्म, की आर्ट को रूप की कला के तौर पे भी इसने 4 भागों में आगे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है आपकी आर्ट ऑफ फॉर्म, की आर्ट जो है जिसमें फॉर्म की आर्ट होगी, रूप की कला जिसमें मानते हैं। तो इसके अंतर्गत हम चित्रकला मानते हैं जिसमें रूप को इम्पॉर्टेंस दी गई है, मतलब कि रूप मतलब एक आकृति, जिसमें आकृति बनती है। तो वो उसमें आपकी पेंटिंग होगी, आपकी मूर्ति कला, स्कल्पचर हो गया, वास्तुकला, आर्किटेक्चर, जिसमें कोई एक फॉर्म बनती है, जिसमें एक आकृति बनती है। तो वे सारी जो है कलाएं इसके अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में है आपकी आर्ट ऑफ स्पीच, जिसमें वाणी की कला होती है। स्पीच मतलब जिसमें हम कुछ भी चीज़ हम जो बोलते हैं, तो उन कलाओं को हम इसके अंतर्गत मान सकते हैं। जैसे कि आपका पोइट्री आर्ट होगी, काव्य कला होगी, कहानी कला होगी, स्टोरी आर्ट होगी, जिसमें हम स्टोरी का वर्णन करते हैं। कोई स्टोरी सुना दी किसी ने, तो या कोई हमने काव्य सुना दिया, तो वो सभी आर्ट जो है वो इसके अंतर्गत मानी जाती है। मतलब आर्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत उन कलाओं को रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है 3rd नंबर पे है आर्ट ऑफ वर्बल्स, मतलब स्वरों की कला। अब स्वरों की कला में यहाँ पे बात की जा रही है स्वरों की, मतलब जिसमें सुर और ताल। तो सुर और ताल आपके म्यूज़िक में, जहाँ पे हमेशा जो है सुरों की बात होती है, ताल की बात होती है। तो इसके अंतर्गत म्यूज़िक आ गया आपका। और पोइट्री आर्ट, पोइट्री जिसमें हम कोई भी पोएम सुनाते हैं, या कोई भी कविता या कोई भी काव्य का पाठ जिसमें छंद हो, जिसमें लय हो, सुर ताल हो, यहाँ पे सिर्फ स्वरों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस कला को हम इनके अंतर्गत मान सकते हैं। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है हमारा कि आर्ट ऑफ मोशन, मतलब गति की कला। और इसमें हमारे पास आता है जैसे कि डांस हो गया, जिसमें
गति होती है, जिसमें कोई भी मोशन हमें जो है जिस भी कला में या जिस भी आर्ट में हमें कोई मोशन सामने दिखता है। जैसे कि आपकी डांस हो गया, डांस में भी मोशन है। आपके जो ड्रामा जो कोई भी एक्ट जो प्ले कर रहे हो तो उसमें भी क्या है, मोशन है, गति है। तो उसके बाद आपकी मूवीज़ होगी, तो मूवी जब हम देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी जो गति होती है, मोशन होता है। तो इस तरह से जो है ऐसी चीज़ों को हम या ऐसी आर्ट को हम इसके अंतर्गत मान सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, और आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट जिसको हम बोलते हैं दृश्य कला। जैसे कि आप सभी को पता है कि दृश्य मतलब देखने की कला, जिसको हम आँखों से देखते हैं, उसी को हम दृश्य कला बोलते हैं। दृश्य एवं प्रदर्शित कला का आदिकाल से ही मानव से घनिष्ठ संबंध रहा है। मानव जाति और दृश्य कलाओं का जन्म साथ साथ ही हुआ है। प्रारंभ में मानव अपने भावों को शारीरिक अंगों के संकेतों द्वारा ही व्यक्त करता है। छोटा बच्चा जिसे बोलना नहीं आता वह भी संकेत करके दूध और पानी मांगता है। गूंगे बहरे लोग भी संकेत करके सब कुछ समझा देते हैं। संकेत करके समझाना भी एक कला है। मोनो एक्टिंग में एक ही व्यक्ति चौराहे पर पुलिसमैन, डाकिया, डॉक्टर, अध्यापक का रोल करके दिखाता है। यह सब दृश्य कला है। कोई भी कलाकार चित्र बनाकर, मूर्ति बनाकर उपयोग करते हैं, वह सब दृश्य एवं प्रदर्शित कला क्रिया ही है। जैसे नाटक, नृत्य, मोनो एक्टिंग, वास्तुकला, भवन निर्माण, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि, ये सभी दृश्य कला के अंतर्गत ही आते हैं। दृश्य एवं प्रदर्शित कला क्रियाओं के माध्यम से भावों यानी कि अभिव्यक्त को सरलता से अभिव्यक्त दोनों पक्षों का आनंद और खुशी का अनुभव होता है। कहने का अभिप्राय यहाँ पे है कि दृश्य कला में वे सभी चीज़ें आती हैं जिनको हम अपनी आंखों से देखते हैं और संकेतों के थ्रू हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसी को हम सब इसके अंतर्गत मान सकते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, जो है सुसज्जा कला यानी कि डेकोरेशन आर्ट। डेकोरेशन आर्ट जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि किसी भी चीज़ को हमने सुसज्जित करना है, डेकोरेशन देनी है, डेकोरेशन करना है। तो उसमें जो भी चीज़ आपके यूज़ होगी, जैसे कि कांच हो गया, मिट्टी हो गया, धातु एवं घर तथा या कोई आपका कपड़ा हो गया, कोई आप जो कलरफुल कोई शीट होगी, कोई कागज़ हो गया, कांच की चूड़ियाँ, संगमरमर का जो पीस होते हैं, या कुछ भी चीज़ें जिससे आपने सिर्फ किसी भी चीज़ को सजाना है, संवारना है, किसी भी आर्ट को आकर्षित बनाना है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो कला यानी कि डेकोरेशन आर्ट के अंतर्गत आती है। तो इसी में जो सब चीज़ें आती हैं तो उसी को हम डेकोरेशन आर्ट मानते हैं। तो आगे है इसका जो लास्ट है पॉइंट है निष्पादन कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट। तो परफॉर्मिंग आर्ट जैसे कि आपको पहले ही पता है कि जिसमें हमने खुद को परफॉर्म करना होता है, चाहे वो डांस के थ्रू हो गया, चाहे सिंगिंग के थ्रू हो गया, या एक्ट के थ्रू हो गया, तो उसमें उसको हम बोलते हैं निष्पादन कला। मतलब प्रदर्शित कला वह कला है जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटक शामिल होते हैं, जिससे गीत, कविता, नृत्य जिससे मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। इसमें बांसुरी तथा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जिसमें हमने खुद को एक्सप्रेस करना होता है, खुद को हमने परफॉर्म करना होता है, तो वे सभी जो कलाएं हैं वो इसके अंतर्गत परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे आज की एक वीडियो और स्कोप ऑफ आर्ट, और स्कोप ऑफ आर्ट के साथ हमने इसमें बात की है सोर्सेज ऑफ आर्ट के बारे में कि कला के ऐसे कौन से स्रोत है और कला के क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो इसी विषय के ऊपर आज हमने विस्तार से बात की। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई त्रुटि लगती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।